हेलो दोस्तों। मैं हूं चांदनी और आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल अट्रैक्शन लॉ की बात नो बकवास में स्वागत है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। ये पंक्तियां हैं कवि प्रदीप जी की। आप सोच रहे होंगे कि आज ये पंक्तियां कैसे दोहराई जा रही हैं। तो दोस्तों, ये पंक्तियां दोहराई हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस B.R. गवई जी ने एक लैंडमार्क जजमेंट के रिगार्डिंग। आज हम उसी लैंडमार्क जजमेंट के रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, केस का नाम है इन रे डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस जिसे डिसाइड किया था हमारी टू जज बेंच ने, जस्टिस B.R. गवई जी ने एंड जस्टिस KV विश्वनाथन जी ने। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या आपको इस शब्द का मतलब पता है, इन रे? तो दोस्तों, जिसको इसका मतलब पता है आप कमेंट करके बताइए कि इस इन रे शब्द का क्या मतलब है। और जिसे नहीं पता है, आज आपको इसका मतलब पता लग जाएगा। हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि इन जनरल जब केस होता है वो हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है। यदि केस क्रिमिनल नेचर का हो, जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, तो इस केस में हमेशा एक अपोजिट पार्टी हमारी हमेशा गवर्नमेंट होती है। जैसे मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। या फिर अगर किसी व्यक्ति ने सिविल केस के रिगार्डिंग मैटर हो, जैसे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई केस है, तो वहां पर केस लगता है दो पार्टीज के बीच में। जैसे राम वर्सेस मोहन, राहुल वर्सेस वैद्य। इस तरीके से केस चलता है। या फिर कभी कोई डाइवोर्स केस होता है हिंदू लॉ में, तो वहां पर भी होता है गीता वर्सेस मोहन। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का क्या मतलब? स्वयं संज्ञान लेना। कि जहां पर पार्टीज ने कोर्ट से उसके रिगार्डिंग डायरेक्शंस नहीं मांगी और कोर्ट को लगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें इसके रिगार्डिंग खुद से कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए, तो वहां कोर्ट स्वयं एक्शन लेता है। उसको बोलते हैं हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना। इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं इन रे। रे मतलब रेफरेंस, ये वर्ड बना रेफरेंस से, जहां रेफर किया जाता है केस। या फिर कभी कभी क्या होता है, अगर आप आर्टिकल 143 देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वहां पर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से उनका ओपिनियन ले सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट मैटर्स के रिगार्डिंग, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, और कोर्ट वहां पर अपने ओपिनियन देते हैं है प्रेसिडेंट जी को। तो यहां पर भी इन रे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन रे वहां यूज लगता है जहां पर कि दो अपोजिट पार्टीज ना हो, बल्कि एक ही इशू हो जो कोर्ट खुद डिसाइड करता है या सुमोटो डिसाइड करता है। मतलब स्वयं संज्ञान लेना, कोर्ट खुद से संज्ञान ले रहा है, या फिर जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से उनका ओपिनियन मांगते हैं किसी मैटर को लेकर। तो यहाँ पर पार्टीज इन्वॉल्व नहीं आपस में। इसका मतलब है इन रे। रे मतलब रेफरेंस। तो क्या आपको इस बात का पता था या नहीं? आई होप आपको ये नई जानकारी जान मिलके बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको इस टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इन रे कैसे आया। देखो दोस्तों, ये केस है हमारे जो गवर्नमेंट है, बुलडोजर एक्शंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं काफी टाइम से। आप सबने न्यूज में सुना भी होगा कि कहीं MP में, कभी यूपी में, कभी दिल्ली में बहुत सारी बुलडोजर एक्शंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके विरुद्ध कुछ सिटीजन्स ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी कि सर, ये जो डिमोलिशन गवर्नमेंट कर रही है हमारी प्रॉपर्टीज का, ये बहुत गलत है, गलत तरीके से हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। आप हमारी जो सरकार है उनको डायरेक्शन पास करिए कि ये देखिए गलत है, वो ऐसे डिमोलिशन ना करे, और उन्हें डायरेक्ट कीजिए कि यदि इस गलत तरीके से डिमोलिशन किया गया तो आपके विरुद्ध केस फाइल होगा और आपके खिलाफ केस चलेगा आगे। इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जब तक कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं हो सकती। यदि सरकार को डिमोलिशन करना भी है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के से परमिशन लेगी, उसी के बाद डिमोलिशन होगा। लेकिन यहां कोर्ट ने स्वयं ये देखा कि उन्हें गाइडलाइंस पास करने की जरूरत है कि डिमोलिशन लीगल तरीके से कैसे हो। तो कोर्ट ने उस ऑर्डर में लिखा कि हम बहुत जल्द ही कुछ गाइडलाइंस पास करेंगे गवर्नमेंट के लिए कि एक डिमोलिशन किस प्रकार से होना चाहिए जो अपने आप में लीगल तरीके से हो। इसीलिए यहां पर कोर्ट ने जब सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसे बोले कि संज्ञान लिया कि हमें गाइडलाइंस पास करनी है, तब हमने इस केस में इन रे इस्तेमाल किया। क्योंकि यहां पर पार्टीज आपस के बीच में नहीं थी, कोर्ट ने स्वयं डिसाइड किया कि हमें गाइडलाइंस पास करनी है जो कि महत्वपूर्ण है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो दोस्तों, आगे हम इसमें अब हम इस केस में कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन गाइडलाइन से पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जो हमारी गवर्नमेंट ने डिमोलिशंस किए हैं, जो घर तोड़े हैं कुछ व्यक्तियों के,
ये इस आधार पर कि उनका घर अनऑथराइज्ड है, या फिर कुछ केसेस में ऐसा पता लगा है कि जहां व्यक्ति एक्यूज्ड है या फिर वो कन्विक्टेड हो चुका है, गवर्नमेंट उनके भी घर तोड़ रही है, क्या वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या सरकार को इसकी परमिशन है कि वो इस तरीके से घर तोड़ सकती है? इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे। तो पहले हम इस मुद्दे को समझते हैं और देखते हैं कि क्या सरकार का जो ये कार्य है, बुलडोजर एक्शन, जिसे हम आज के लिए टर्म यूज हो रहा है बुलडोजर जस्टिस, क्या वो सही में जस्टिस है या नहीं? आपकी क्या राय है? तो देखिए, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसी पॉइंट के रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे इस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए क्या सरकार का कार्य जो किया जा रहा है बुलडोजर एक्शन का, घर तोड़ने का, डिमोलिशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। कोर्ट ने पहले पॉइंट डिस्क्राइब किया, राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। हम सब जानते हैं कि देखिए, जो हमारा राइट टू शेल्टर है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। क्यों? ये आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और इसी जीने के अधिकार में हमारा आता है राइट टू शेल्टर। इसीलिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे घर तोड़े, और गवर्नमेंट हमारी डिमोलिशन तभी कर सकती है, घर तभी तोड़ सकती है यदि उसके पास बिल्कुल और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही ना हो। इसीलिए इन जनरल आप डिमोलिशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा राइट टू शेल्टर एक फंडामेंटल राइट है। इसके बाद कोर्ट ने डिस्कस किया रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन पर भी डिस्कशन किया। कोर्ट ने माना, देखिए, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि देखिए, रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ के सामने सब बराबर है। और यदि सरकार कोई भी ऐसा कार्य करती है जो अपने आप में आर्बिट्री है, तो वहां पर रूल ऑफ लॉ एक सेफगार्ड की तरह आता है। तो दोस्तों, ये भी यही कहता है, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करेंगे और रूल्स ऑफ लॉ की बात करेंगे, उसमें वही कहा गया है कि यदि सरकार किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी गिराती है और गलत तरीके से गिराती है बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए हुए, एक लॉ है, एक हमारा स्टैट्यूट है जो हमें गाइडलाइंस जारी करता है, बताता है कि हमें घर कैसे तोड़ना है, उसके विरुद्ध जाके अगर सरकार घर तोड़ती है तो वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जजेस ना बनने, एग्जीक्यूटिव्स का ये राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन व्यक्ति गिल्टी है कौन नहीं है। ये अधिकार हम जजेस का है, और इन एग्जीक्यूटिव्स को कोई भी राइट नहीं है कि वो हमारी पावर में घुसे। ये हमारे कार्य क्षेत्र का काम है, आप इसमें एंट्री ना कीजिए। फिर कोर्ट ने ये भी बोला कि देखिए, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा एक्यूज है उसके भी कुछ राइट्स अवेलेबल हैं, उसको राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसीलिए यदि गवर्नमेंट कोई भी आर्बिट्री या इलीगल एक्सरसाइज करती है बाय डिमोलिशिंग द हाउस, घर तोड़ के उसका, तो वो उस व्यक्ति की जो राइट्स है वो उसका हनन होगा। और जो हमारी सेड इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, हम उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने उस एक्यूज की जो राइट्स है उसको तोड़ा है। तो द सेड ऑफिशियल्स, द गवर्नमेंट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल कि आपने घर क्यों तोड़ा, आप इसकी जवाबदेही दे। फिर एक डॉक्ट्रिन आती है, कोर्ट ने डिस्कस की, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। कोर्ट ने बोला, देखिए, हमारे इंडिया में 3 ऑर्गन्स है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसका काम है लॉ बनाना, लॉ को रिपील करना, लॉ को अमेंड करना। दूसरी बॉडी है हमारी एग्जीक्यूटिव, जिसे हम बोलते हैं कार्यपालिका, कि जो भी लॉ बनाया गया है आप उससे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। फिर आता है जुडिशरी, जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। जुडिशरी का रोल होता है कि लॉज को चेक करना कि जो भी लॉज हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं क्या वो अपने आप में ठीक है, क्या वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उनको इंटरप्रिटेशंस करना उन लॉ की। और यदि और इसी डॉक्ट्रिन में कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर में कि हमने हर ऑर्गन को अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, वो हर अपने फंक्शंस को सेपरेटली निभाएं और कोई किसी के फंक्शंस में एनक्रोचमेंट ना करे। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस में भी कोर्ट ने क्लियर किया था कि देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जो ये कहता है कि देखिए, जिसकी जो पावर है वो उससे एक्सरसाइज करे, अपने फंक्शंस को करे और दूसरे ऑर्गन्स में ना घुसे। ये हमारा अपने आप में इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए आप इसे वॉयलेट नहीं कर सकते। और यदि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, यदि वो हमारे जजेस बन के देखेंगे और पर्सन को गिल्टी डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो वॉयलेशन होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। इसीलिए जो ये एक्ट है गवर्नमेंट का, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्री है, इलीगल है। फिर कोर्ट ने डिस्कस किया डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। ये कोर्ट ने नई डॉक्ट्रिन डिस्कस करी। कोर्ट ने कहा, देखिए, हमारे लॉ में एक हम टर्म यूज करते हैं कि एक व्यक्ति गिल्टी जब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी गिल्टी प्रूफ ना की जाए,
उससे पहले हम उसे इनोसेंट मानेंगे। अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये बात बिल्कुल जायज है। जब तक व्यक्ति का गुनाह साबित ना किया जाए वो एक आम इंसान है, निर्दोष इंसान है। और यदि सरकार उस व्यक्ति के घर को तोड़ती है, उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ती है, तो जो सरकार है वो केवल उसका घर नहीं तोड़ रही है, उसके घर में रहने वाले सदस्य, उनकी फैमिलीज, उन पे उसका बहुत असर पड़ता है। क्या एक व्यक्ति की सजा हम पूरे परिवार को दे सकते हैं? क्या ये जायज है कि एक घर तोड़ने पर बड़े छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे एक व्यक्ति के कार्य से वो सफर करें? तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी इजाजत नहीं देता, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, कि एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरा परिवार उसकी सजा भुगते, वो अलाउ नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल जायज भी नहीं है। तो दोस्तों आप बताइए कि आपका क्या मानना है? क्या सरकार को बुलडोजर एक्शंस लेने चाहिए, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी गिरानी चाहिए? क्योंकि इसका सीधा सीधा असर उन परिवारों पर पड़ता है। यदि घर टूटेगा तो पूरा परिवार बाहर आ जाएगा। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि देखिए, घर बनाने में इंसान को उसकी जिंदगी निकल जाती है और घर तोड़ने में 2 मिनट लगती है। तो आप उस परिवार के बारे में सोचिए, उन माँ बहनों के बारे में सोचिए कि ये कितना डरावना सच है कि यदि घर टूटा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, इसका हमें कुछ नहीं पता होता। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसे एक्शंस बिल्कुल इलीगल है। फिर देखिए दोस्तों, कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि यदि आपको किसी का घर तोड़ना है, डिमोलिश करना है, तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी और ये गाइडलाइंस अपने आप में मैंडेटरी हैं। देखिए, पहले कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी, शो कॉज नोटिस। कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, किसी भी घर को तोड़ने से पहले, प्रॉपर्टी को तोड़ने से पहले आपको एक पहले शो कॉज नोटिस देना होगा, मतलब कारण बताओ नोटिस, उस व्यक्ति को कि आपका घर क्यों ना तोड़ा जाए। और उस नोटिस को आप एक पोस्ट के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और एक कंडीशन कोर्ट ने और बोली कि उस व्यक्ति की जो कॉपी है, जो आपने नोटिस भेजा है, उसकी एक कॉपी आपको उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है जिसे आप तोड़ने जा रहे हैं, उसके घर के आगे लगाएंगे, ताकि उसको इसकी जानकारी मिले कि उसका घर टूट सकता है, वो अनऑथराइज्ड तरीके से उसका घर बना हुआ है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि एक कॉपी इसकी, एक बार आपने प्रॉपर्टी सर्व कर दी, आपको इसकी जानकारी जो वहां के डीएम है या कलेक्टर है उनको पहुंचानी है डिजिटल तरीके से, ईमेल के माध्यम से। और उस नोटिस में आपको क्या क्या लिखना है, कोर्ट ने भी बताया। आपको ये बताना है कि उस प्रॉपर्टी जो अनऑथराइज्ड है उसका क्या नेचर है। आपको ये बताना है कि वो डिमोलिशन क्यों की जा रही है और किस ग्राउंड पर आप ये कह रहे हैं कि उसने प्रॉपर्टी अनऑथराइज तरीके से ली है, उसने क्या वायलेशन किया है। आपको ये बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किस डेट को उसे किस अथॉरिटी के पास जाना है, इसकी भी जानकारी मिलेगी, ताकि वो अपना नोटिस का रिप्लाई उन पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जाके दे सके और पर्टिकुलर डेट मेंशन करनी चाहिए कि आपको कब जाना है। ये शॉकॉज नोटिस। फिर देखिए दोस्तों, कोर्ट ने भी कहा हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी जानी चाहिए। ये पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस है। उसे हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई भी केस डिसाइड करने से पहले वो अपने पक्ष की बात रख सके और इसके मिनट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो भी बात हुई है उनकी। फिर बताया गया कि फाइनल ऑर्डर, जो मेन हमारी अथॉरिटी है वो अपना फाइनल ऑर्डर पास कर सकती है और उस ऑर्डर में उनको ये भी बताना है कि जो व्यक्ति था उसने क्या क्या कोर्ट उसमें कहा, क्या उसकी कंटेंशंस थी, इसका भी जिक्र उनके फाइनल ऑर्डर में होना चाहिए। और कोर्ट को ये भी बताना पड़ेगा, जो हमारी अथॉरिटी है, कि कोर्ट ने, ये हमारी जो अथॉरिटी है, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि डेमोलिशन के अलावा, उस घर को तोड़ने के अलावा और कोई हमारे पास उपचार नहीं है, कोई और कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, इसकी भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट, ये हमारी कोर्ट ने बोला कि देखिए, हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड भी है, यदि उसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है जो इलीगल है, जो अनऑथराइज्ड आ रही है, उसको आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, उस व्यक्ति से आप पेनल्टी ले सकते हो। जिस पोर्शन को उसने गलत बनाया है वो पेनल्टी पे करेगा, आप उसे माफ कर दीजिए। अगर वो नहीं हो सकता तो आप केवल उसके उस पार्ट को तोड़िए, उस घर के पार्ट को जो इलीगल तरीके से बनाया है। आप उसके पूरे घर, उस पूरी प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ सकते। और अगर आपने ऐसा स्टेप लिया तो आपको इसकी रीजंस लिखनी पड़ेंगी। फिर कोर्ट ने कहा कि इसका अगली गाइडलाइंस है अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीलेट एंड जुडिशियल स्क्रूटनी फॉर सच ऑर्डर। इसमें कोर्ट ने कहा कि देखिए, एक बार फाइनल ऑर्डर पास कर दिया गया बाय द सेड अथॉरिटी, उसके को आप तुरंत इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसका तुरंत घर नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक बार ऑर्डर आ गया, 15 दिन तक आप उसका घर नहीं तोड़ेंगे ऑर्डर आने के बाद, ताकि उस व्यक्ति को 15 दिन का टाइम दिया जाए कि अगर वो चाहे अपील करना, यदि उसको स्टैट्यूट अलाउ करता है तो वो अपील कर सके। और उसके बाद उसे 15 दिन आप और देंगे कि ताकि व्यक्ति अपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को खुद ही हटाए। एक बार 15 दिन का समय निकल गया, आपने उसे समय दिया कि आप अपना घर हटाइए यहाँ से, वो नहीं हटाता है इतने दिन निकलने के बाद भी,
उसके बाद आपको अलाउ होगा कि आप उसका घर तोड़ सकते हैं। तो आपको इतना समय उसे देना पड़ेगा। फिर कोर्ट ने कहा प्रोसीडिंग्स ऑफ डिमोलिशन, जब भी आप किसी घर को तोड़ेंगे उसकी आप वीडियोग्राफी करेंगे पूरी, और एक डिमोलिशन रिपोर्ट भी बनेगी। देखिए दोस्तों, एक डिमोलिशन रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, ये बताते हुए कि उसमें कौन कौन से ऑफिशियल्स थे जो इन्वॉल्व थे रिपोर्ट बनाते वक्त। और इसकी जो रिपोर्ट होगी आप उसको म्युनिसिपल कमिश्नर के पास फॉरवर्ड करेंगे। फिर आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, आप ये भी अपने ऑफिशियल्स को क्लियर कर दीजिए कि यदि हमारी डायरेक्शंस जो हम पास कर रहे हैं इसका वॉयलेशन किया, इसका उल्लंघन किया, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और हम इसके कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। इन एडिशन टू प्रोसिक्यूशन, केस अलग चलेगा और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अलग चलेंगी। और सबसे बड़ी गाइडलाइन जो कोर्ट ने इशू करी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक रियल में गाइडलाइन थी, जिसके बाद ऑफिशियल्स भी एक बार के लिए सोचेंगे गलत तरीके से किसी घर को तोड़ते हुए। कोर्ट ने बोला आप अपने ऑफिशियल्स को बता दीजिए कि यदि आपने डिमोलिशन गलत तरीके से किया और हमें पता लगा कि आपने हमारे ऑर्डर्स का वायलेशन किया है, तो उन ऑफिशियल्स की खुद की ही जिम्मेदारी बनेगी। उन्हें अपनी पर्सनल कॉस्ट पर उन्हें अपना खुद खर्चा करना पड़ेगा और उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी दोबारा बनाकर देनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी। जो उसका घर तोड़ा है उसको वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा दोबारा से। ये जिम्मेदारी उन्हीं ऑफिशियल्स की होगी जिन्होंने गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ा। और आपको डैमेजेस तो अलग पे करने ही पड़ेंगे, वो अलग है। तो ऑफिसर्स के लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि अब आप इलीगल तरीके से किसी के घर नहीं तोड़ेंगे। अगर तोड़ा तो आपके ऊपर सीधा सीधा पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। सो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ गाइडलाइंस। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट? आई होप आपको भी इस जजमेंट को अप्रिशिएट करेंगे। ये अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। यदि आपके आसपास भी कभी ऐसा कोई गलत तरीके से घर तोड़े, आप इस केस को जरूर याद रखिए और अपने अथॉरिटीज को बताइए कि कोर्ट की ये गाइडलाइंस है। इन गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के बाद ही आप घर तोड़ सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके पास साथ ऐसी जानकारियां शेयर करते रहे जो आपके काम की है। क्योंकि ये डिमोलिशन एक्टिविटीज जो होती हैं आप अपने आसपास देखते रहते होंगे, लेकिन आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से, सरकार गलत तरीके से आपके घर को ना तोड़े। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को इतना प्यार देते रहिए। अपने दोस्तों में, फैमिलीज में जरूर इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी अपनी लॉ की जानकारी जो बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा में होती है उसको हम बहुत सिंपल ब्रेक डाउन करके बताते हैं आपको, ताकि आपकी भी अवेयरनेस फैले। क्योंकि आ- आपका भी अधिकार है हमारे कानून को जानना, उसे समझना कि क्या आपकी राइट्स है, प्लस क्या आपकी ड्यूटीज हैं जो आपको निभानी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के लिंक के माध्यम से या से ले सकते हैं, और आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।